योजना एवं विकास तथा उद्योग विभाग के माननीय मंत्री श्री महेश्वर हजारी जी, परिवहन विभाग के माननीय मंत्री श्री संतोष कुमार निराला जी, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंकॉक के निदेशक डॉक्टर मंजुल हजारिका जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित नेतागण, बिहार के मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार जी, जल संसाधन विभाग के सचिव श्री संजीव हंस जी, योजना विकास विभाग के सचिव मनीष वर्मा जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल सिंह जी, जल संसाधन विभाग के अभियंता प्रमुख मुख्यालय श्री रविंद्र कुमार भाकर जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित सभी जिला पदाधिकारीगण, पुलिस अधीक्षकगण, सभी अभियंतागण, अन्य सभी पदाधिकारीगण, बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले जल संसाधन विभाग को बधाई देता हूं कि उन्होंने आज बहुत सारे कार्यक्रमों का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित किया है। आज 23 योजनाओं का उद्घाटन किया गया है, जिसकी कुल लागत लगभग 1083 करोड़ रुपए की है और साथ ही 7 योजनाओं का शिलान्यास करवाया गया है, जिसकी कुल लागत 388 करोड़ रुपए है। यानी कुल मिलाकर के 30 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास, जिसमें कुल लागत 1470 करोड़ रुपए है। तो मैं जल संसाधन विभाग को इस बात के लिए पुनः बधाई देता हूं और हमारे सभी अभी के माननीय मंत्री ने और पूर्व मंत्रियों ने जो विभिन्न पदों पर हैं उन्होंने, और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, और यहां तक कि जल संसाधन विभाग के सचिव ने भी, इसके अलावे जो हमारे बीच में मंजुल हजारिका साहब हैं, उन्होंने भी कुछ बातों पर अपनी बात, कुछ खास विषय पर अपनी बात रखी और कुछ आपने उसका प्रेजेंटेशन भी दिया, तो भी इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं तो यही कहूंगा कि भाई जल संसाधन विभाग की बहुत बड़ी भूमिका है। हम तो बराबर इस बात का जिक्र करते हैं कि एक तो हम लोगों का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है बिहार का, वो सर्वाधिक, संभवतः दुनिया का सबसे अधिक डेंसिटी है पॉपुलेशन का। और क्या करना पड़ता है, जमीन तो उतना ही है, जमीन तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन आबादी तो बढ़ती जा रही। और जो हमारी आबादी है बिहार की, लगभग 89% लोग, 89% लोग गांव में निवास करते हैं और 76% लोग आज भी कृषि पर आधारित है। तो वैसी स्थिति में जो हमारे राज्य की आवश्यकता है, वह कितनी बड़ी आवश्यकता है। और इस स्थिति में हम लोगों के यहां बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, चंद जगहों पर सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। और अगर कुल मिलाकर के आप देख लीजिए तो पूरे देश से अगर इसकी तुलना कर दीजिए, यानी बिहार राज्य का जो विभाजन हो गया, तो बिहार बाढ़ की दृष्टि से भारत का सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो गया। राज्य की कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र लगभग 68,80,000 हेक्टेयर है, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, पूर्व भौगोलिक क्षेत्र जो हमारा है, उसका लगभग 73.06%, यानी जो बिहार है उसका 73% समय समय पर बाढ़ से प्रभावित होता है। और अगर देश का देख लीजिए तो देश का कुल जो बाढ़ प्रवण क्षेत्र है वो 400 लाख हेक्टेयर है, और हमारे यहां कितना है, 68.80 लाख हेक्टेयर, यानी पूरे देश का 17.2% हमारा बिहार अफेक्टेड है। और जरा क्षेत्रफल देख लीजिए,
आबादी तो हमारी बहुत ज्यादा है, लेकिन जरा क्षेत्रफल को देख लीजिए तो उस हिसाब से बिहार की क्या स्थिति। ऐसी स्थिति में हम लोगों के लिए ये जो जल संसाधन विभाग है इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और हमारे अभी पूर्व मंत्री हैं ललन जी, उन्होंने इस बात का जिक्र किया। हमारे स्पीकर साहब जो बैठे हुए हैं ये भी पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया। ये मैं शुरू से कहता रहा हूं, बिहार में जल संसाधन विभाग है। अब जल संसाधन विभाग का जो काम है तो इसको हमने जो एनालाइज किया, देखा साहब, उसमें ज्यादातर काम जो फ्लड इफेक्टेड काम जो है ना, उसी में लोगों का समय ज्यादा लगा रहता था। और इरिगेशन के लिए जो प्रोजेक्ट तय होता था वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता था। तो हम लोगों ने तो खैर जो संसाधन का इंतजाम किया, भी हमारे उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे। अब जो पहले काम हुआ था उसका भी चर्चा इन्होंने किया है कि 1990 से लेकर के 2005 के बीच में जो सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ वो हुआ 2,65,000 हेक्टेयर क्षेत्र में। और 2006 के बाद अब तक जो हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो 4,06,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया। और इसके अलावे इसी अवधि में अब जो पहले सिंचाई क्षमता सृजित हुआ लेकिन वो धीरे धीरे इनइफेक्टिव हो जाता है, तो जो सिंचाई की क्षमता ह्रासित हो जाती है, कमजोर हो जाती है, नहीं हो जाती है, समाप्त हो जाती है एक तरह से, तो उसमें भी इसी अवधि में यानी 6 से लेकर के आज तक के बीच में करीब 17,25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जो सिंचाई की क्षमता ह्रासित हो गई उसको पुनर्स्थापित किया गया, रिस्टोरेशन किया गया। यानी नया क्रिएट किया हम लोगों ने 4,06,000 हेक्टेयर में, और बाकी जो 17.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हम लोगों ने इसको जो कमजोर हो गया था उसको ठीक करने की कोशिश की है। तो ये कोई साधारण बात नहीं है, बहुत काम किया गया है। लेकिन अब जो देख लीजिए कि इसी के आधार पर देख लीजिए, जो पहले पैसा होता था कम खर्च होता था, अब उससे कई गुना ज्यादा हम लोग सिंचाई के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन जो एक बात जो हमने आपको बताया कि अब आप जरा सोच लीजिए कि क्या स्थिति थी, तो जिसकी चर्चा हम लोगों ने की और अभी चर्चा की भी गई, हमने कहा कि भाई सिंचाई जल संसाधन विभाग का 2 हिस्सा, एक है बाढ़ का नियंत्रण और दूसरा है सिंचाई क्षमता का सृजन। तो ये दोनों एक ही साथ हो रहा है तो बहुत ज्यादा सिंचाई क्षमता का सृजन हो नहीं पा रहा। इसलिए हमने कहा कि भाई दोनों को 2 हिस्से में बांटिए डिपार्टमेंट को। तो अंततोगत्वा मुझे खुशी है कि ये काम 16 में किया गया। एक मीटिंग 16 में अभी ललन बाबू चर्चा कर रहे थे तो हमने इस बात को कहा, तो मुझे खुशी है कि इसको जो फरवरी में मीटिंग हुई 16 में, इस बात पर चर्चा करके जून महीने से इन लोगों ने सीधे 3 हिस्से में कर दिया। एक का काम हुआ बाढ़ के लिए, नियंत्रण के लिए, दूसरा हुआ सिंचाई के सृजन के लिए, और तीसरा हुआ मुख्यालय का। वो तो इन लोगों ने अपनी सुविधा के लिए कि 2 विंग में हम इसको अपने काम को बांट रहे हैं, तो एक मुख्यालय का होना चाहिए जो इन सब चीजों को कोऑर्डिनेट कर सके। तो इस तरह से इन्होंने काम किया। अब उसके बाद काम बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं, ये नहीं कि पहले से भी काम नहीं बढ़ा, तो काम बढ़ा है। और आज तो हम लोग देखिए, सब लोग 3 लोग यहां पर मौजूद हैं और हम लोगों ने इन सब लोगों की बात भी सुन ली। लेकिन आज हमको रामाश्रय बाबू की भी याद आ रही। वो तो अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उन्होंने भी जल संसाधन विभाग की जिम्मेवारी देखी थी। तो उस समय भी कई काम हुआ था, ये खास करके दक्षिण बिहार में अनेक काम। तो कुल मिलाकर के जो ये काम इन लोगों ने किया है इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो 2 हिस्से में बांटा गया है, इससे आपको काम करने में सहूलियत होगी। अब आप देख लीजिए कि क्या स्थिति होती है। पिछले साल क्या था, कितनी बार क्या स्थिति आती है। 2007 में 22 जिला बाढ़ से प्रभावित हो गया, 2008 में कोसी त्रासदी आ गई। अनेक वर्षों में
कभी गंगा नदी का असर पड़ गया, कभी सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। 2016 में 12-13 जिला प्रभावित हो गया गंगा नदी के कारण। 2017 में फिर कितना ज्यादा बाढ़ की स्थिति आ गई। तो इस तरह से सब जगह देखते हुए, और पिछले वर्ष एक बार जुलाई महीने में बाढ़ की स्थिति आई, फिर अगस्त में सूखे की स्थिति आ गई, फिर सितंबर महीने में बाढ़ की स्थिति आ गई। तो उसके लिए भी हम लोगों ने सब कुछ किया। और इस बार देख लीजिए, तो जो जून महीने से जब मानसून की शुरुआत होती है, इस बार थोड़ा 1-2 दिन और पहले हुआ, और वहां से जब उसकी शुरुआत हुई और उसके बाद क्या स्थिति रही है, अगर इस बार का देख लीजिए तो अभी भी जो स्थिति है चारों तरफ अनेक नदियों के कारण, और खास करके उत्तर बिहार में और ज्यादातर जुलाई माह में नेपाल के तराई क्षेत्रों में और बिहार में, उत्तर बिहार में जो भारी वर्षा हुई उसके कारण 16 जिले प्रभावित हुए। 130 प्रखंड अभी भी प्रभावित है, 1333 पंचायत प्रभावित है, और लगभग 83,62,000 लोग प्रभावित हैं, बाढ़ से प्रभावित हैं। और इसके लिए जितना काम किया गया, कई लोगों को निकाला गया, 5 लाख से अधिक लोगों को निकाला गया, कई लोगों के रहने का इंतजाम किया गया, लोगों के भोजन का इंतजाम किया गया, करीब 5 लाख से भी ज्यादा लोगों को निष्क्रमित किया गया। और जो उस समय की स्थिति हुई तो कई जिलों में एयर ड्रॉपिंग के माध्यम से हम लोगों ने राहत पैकेट कई बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाया था। राहत शिविर चलाए गए और उसमें कई जगह लोगों के रहने का इंतजाम, और उसके बाद लोगों के भोजन के लिए जो पूरे तौर पर सामुदायिक रसोई केंद्रों की स्थापना की गई, जिसमें 10 लाख से अधिक लोग भी एक समय पर आकर के, अब तो उनकी संख्या बहुत घटी है, और ये जो राहत शिविर में है उसमें भी संख्या बहुत कम हो गई है, क्योंकि स्थिति में थोड़ा, अभी तो पूरे तौर पर नहीं, लेकिन थोड़ा उसका स्थिति में अब पहले जैसी स्थिति नहीं रही है। तो ये सब काम जो किया जा रहा, और इस बीच में जान लीजिए, अब हम लोग तो शुरू से कहते हैं कि सरकार के खजाने पर आपदा पीड़ितों का सबसे पहला अधिकार है। तो जो आपदा पीड़ित लोग होते हैं उनके लिए तो हम लोग सब तरह का काम करते हैं। सबसे पहले तो ग्रेचुइटस रिलीफ हम लोग देते हैं, और आप जानते हैं ग्रेचुइटस रिलीफ जो शुरू किया था हम लोगों ने 2007 में, और 1 क्विंटल अनाज हम लोग दे रहे थे। तो उत्तर बिहार में दरभंगा में एक जगह पहुंचे तो हमको कहने लगा क्विंटलिया बाबा। तो हमने देखा कि देखिए पहले लोग करते नहीं थे, आज अगर किसी काम को किया जाए तो कितना अच्छा। उसके बाद हमने देखा कि इसको सीधे नगद राशि में दिया जाए, तो 3,000 रुपया अनाज के लिए देते हैं और 3,000 रुपया लोगों के बर्तन के लिए और वस्त्र के लिए देते हैं, यानी कुल मिलाकर के 6,000 रुपया एक परिवार को ग्रेचुइटस रिलीफ हम लोग कितना बांटते गए। 17 में कितना बटा, करीब करीब 24,000 करोड़। और अभी पिछले वर्ष कितना बचा, लगभग 21,000 करोड़ रुपया पिछले साल। और इस बार जो सिलसिला चल रहा है, 10,48,000 बाढ़ पीड़ित परिवारों को 6,000 रुपये की दर से लगभग 629 करोड़ रुपया। और आपदा प्रबंधन विभाग को हमने ये कह दिया है जल्दी से जल्दी बाकी सब लोगों को पहुंचाया जाए। और इसके बाद जो उससे प्रभावित है, जिनकी फसल बर्बाद हो गई है, उनके लिए हम लोग देंगे, मदद करेंगे, सहायता। तो कई प्रकार की, मतलब 3 तरह की सहायता हम लोग करते हैं, और इतना सब कुछ करते हैं। ये तो काम हम लोग करते ही रहते हैं, लेकिन अभी कौन जानता है। अब इसके आगे अभी ये तो अब अगस्त का महीना चल रहा है और सितंबर का महीना है, कभी कभी तो अक्टूबर के शुरू तक में हुआ है बाढ़ की स्थिति। तो अभी तो अपने यहां समझ लीजिए 10-15 अक्टूबर तक का समय है। इस बीच में कब कहां कितनी बारिश होगी और क्या स्थिति उत्पन्न होगी कोई नहीं जानता। तो हम लोगों को सतर्क रहना है, सचेत रहना। तो इस दृष्टिकोण से तो काम हो ही रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो ये पुनर्गठन हुआ है, इसके चलते एक तरफ आप सब चीज बता दिया आप लोगों ने कि कहां कहां क्या कमी आई और उसको किस तरह से दूर किया, जहां जो और ज्यादा उसको सुदृढ़ीकरण की जरूरत थी वो किया, और इस बार भी रिपेयरिंग का काम बहुत ज्यादा हुआ। तो ये सब काम तो कर रहे हैं।
और लेकिन साथ साथ अब सिंचाई का भी प्रबंध हो रहा है। सिंचाई के माध्यम से जो कुछ करना है वो सब भी काम बहुत अच्छे पैमाने पर हो रहा। तो ये खुशी की बात है कि अब जो कुछ भी स्थिति हो तो इसमें ध्यान देना। अब एक बात जो हम कहेंगे जिसके बारे में हमारे साथियों ने चर्चा की है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, अब देखिए तो अगर बाढ़ की स्थिति या कुछ भी स्थिति होती है उसका आकलन यहां हो रहा है। इसमें पूरे तौर पर ये जो काम किया जा रहा है, तो ये जो जल संसाधन भवन है अनीसाबाद में, पटना में, जिसको बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केंद्र के रूप में जाना जाता है, वहां पर 10 फरवरी 2018 को मैथमेटिकल मॉडलिंग का काम, उसकी स्थापना, मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर की स्थापना की गई और वो पूरे तौर पर क्रियाशील है। और उसका कितना ज्यादा हो रहा है, यानी आप समझ लीजिए कि 72 घंटे पूर्व ही जो कुछ भी स्थिति होने वाली है उसके बारे में लोगों को जागरूक कर देते हैं, जानकारी दे देते हैं और लगभग 90%, 90% वो बिल्कुल उनका जो आकलन हो रहा है मैथमेटिकल मॉडलिंग का वो सही निकल रहा है। तो इसलिए तो कई चीज है, जल स्तर एवं जल स्राव का पूर्वानुमान एवं रियल टाइम रेनफॉल तथा डिस्चार्ज से संबंधित जानकारी विभागीय अभियंताओं को, आपदा प्रबंधन विभाग को, जिला प्रशासन को ये लोग उपलब्ध कराते हैं। कितनी खुशी की बात। लेकिन अब इसका और ज्यादा, इसी भवन में इन लोगों ने एक डेटा सेंटर की स्थापना की है। इस डेटा सेंटर का उपयोग बिहार के विभिन्न नदियों के मॉडलिंग कार्य, बाढ़ पूर्वानुमान एवं चेतावनी प्रणाली सहित विभागीय जो इनके काम है इसके लिए किया जाएगा। तो ये कोई मामूली चीज है। अब आज इसका उद्घाटन आप लोगों ने करवाया है। ये जो हम लोगों का मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर बना, उसके बाद ये जो काम आप लोगों ने इसका किया है डेटा सेंटर का, इससे और ज्यादा फायदा होगा। और इस काम में जो एनालिसिस या पहले से आप लोग इसको कुछ इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं और उसको पूरे तौर पर एनालिसिस करके लोगों को भेजते हैं, उसी तरह से इस डेटा सेंटर का और ज्यादा उपयोग होगा। लेकिन आज जब शिलान्यास हो रहा है तो खुशी हो रही है। ये जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की बात, भाई हमारे विजेंदर जी इसकी पूरी चर्चा कर रहे थे और ललन जी ने भी इसका जिक्र किया। ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे मंजूर हजारिका साहब हैं, उन्होंने भी इसका जिक्र किया है। ये जो बात होने वाला है फिजिकल मॉडलिंग सेंटर, ये बहुत बड़ी चीज होने वाली। और सब लोगों ने, आप लोगों ने बता दिया कि अभी जब हम लोग सिंचाई की कोई योजना बनाते हैं तो उसके फिर वेरिफिकेशन के लिए, सब के लिए लोगों को कहाँ जाना पड़ता है, तो CWPRS, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, पुणे जाना पड़ता है। अब यहां पर ये जो बन जाएगा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर, तो इसके बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं। बाढ़ की समस्याओं के निदान के लिए सिंचाई सृजन की नई परियोजनाओं का मॉडलिंग कार्य अब यही हो जाएगा। और इसका लाभ सिर्फ बिहार को ही नहीं मिलेगा, सब लोगों ने, आप लोगों ने कह दिया, दूसरे लोग भी इसका लाभ लेंगे। तो मुझे खुशी है। थोड़ा भाई काम इसके शुरुआत में विलंब हुआ है, जब इसकी बात पहले ही हुई है। और हम लोग तो यहां कितनी बार जा करके हम लोगों ने इस काम के लिए हर तरह से वीरपुर में जाते रहे हैं और सब काम भी करते रहे। उसका उद्घाटन करने गए, सारी बात हुई और उसी समय इन सब चीजों के बारे में बात हुआ कि जैसे आपका मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर है उसी तरह से फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बने। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर से आपको आगे के बारे में पता चल जा रहा है। आप फिजिकल मॉडलिंग सेंटर जब हो जाएगा तो कोई भी आप योजना बनाएंगे तो उस योजना को पूरे तौर पर इसके माध्यम से ठीक ढंग से बनाने के लिए आपकी कार्य योजना बन जाएगी। तो ये सब बहुत जरूरी है। उसकी स्वीकृति जब करेंगे, धन राशि उसमें खर्च किया जाएगा। तो मैं इसके लिए आप मैंने विभाग को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। और हम यही उम्मीद करते हैं कि भाई ये जो फिजिकल मॉडलिंग सेंटर है, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब भी यहीं बैठे हुए इन कार्यक्रमों में रहते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि आप अपने स्तर से भी कृपा करके इस चीज की मॉनिटरिंग करवाइए और ये तेजी से फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण काम पूरा हो जाए
तो हम समझते हैं कि बिहार के लिए ये बहुत उपयोगी चीज होगा। अब आप लोगों ने जो भी उद्घाटन, शिलान्यास, सब के बारे में पूरी बात आप लोगों ने कह दी, तो इसके लिए मुझे दोहरा करके इन बातों को कहने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं एक बात का जिक्र करूंगा, जो पर्यावरण की स्थिति है उसको देखते हुए जो हम लोगों के यहाँ ये असर इतना पड़ता है, और इतना तो हम लोग करते ही रहते हैं। हम लोगों का आप जरा देख लीजिए, पूरे बजट को देख लीजिए, कितना काम करते हैं। अब सड़क का निर्माण कराते हैं, अब बाढ़ आ जाता है, सड़क टूट जाता है, तो फिर उस पर खर्च करना पड़ता। तो जो बिहार अफेक्टेड है फ्लड से, जिसकी चर्चा हम लोगों ने फिगर दे दिया, तो जिस तरह से बिहार की स्थिति है, इसमें बिहार की सरकार को करना पड़ता है और अपनी धनराशि ज्यादा से ज्यादा लगानी पड़ती है राज्य को। तो अब कम से कम ये सब काम किया जा रहा है, और इस सब के बारे में तो आप लोगों ने बता दिया। लेकिन जो पर्यावरण की स्थिति है, अब उसको देख लीजिए, कब बाढ़ होगा, कब सूखे की स्थिति आ जाएगी। इसलिए पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्या किया, पिछले साल ही हम लोगों ने विधानसभा विधान परिषद का, हमारे अध्यक्ष महोदय यहां पर बैठे हुए हैं, हमने अनुरोध किया, इन लोगों ने सभी दल के लोगों से बातचीत किया, और फिर कंबाइंड एमएलए और एमएलसी की मीटिंग, विधानसभा विधान परिषद की मीटिंग, एक अलग से एक ज्वाइंट सब लोगों को बैठाया गया, और उसमें हम लोगों ने पर्यावरण की स्थिति पर चर्चा की। और वहीं पर जितनी बात हुई, हमने देखा करीब 40 से भी ज्यादा विधायकों ने अपनी बात रखी। इन्होंने अनुरोध किया था, लोगों ने लिख करके भी दिया, बड़ी दिलचस्पी ली थी। लेकिन उसी दिन हम लोगों ने तय कर दिया था, वो 13 जुलाई पिछले वर्ष 2019 को, और उसी दिन हम लोगों ने तय किया कि हम लोग जल जीवन हरियाली मिशन मोड में करेंगे और जल जीवन हरियाली अभियान चलाएंगे। उसी समय हमने नामकरण किया, जल जीवन हरियाली, यानी जल और हरियाली के बीच में ही जीवन सुरक्षित। और ये काम करके जो हम लोगों ने करना शुरू किया, सबकी राय, सब कुछ हो गया, और बड़े पैमाने पर मैं इसके लिए सबको धन्यवाद देता हूं। और चीफ सेक्रेटरी साहब को हमने ये कहा कि इसके लिए बैठ करके हम लोगों को कार्य योजना बनानी, और 11 अंश में उसको, जिसमें कि 11वां अंश है अभियान का, लेकिन 7 अंश है जल को लेकर के, और 1 अंश है हरियाली के लिए, और 1 अंश है सौर ऊर्जा के लिए। क्योंकि बिजली का जितना ज्यादा हम लोग पहुंचा दिया घर घर तक, तो अब उसके बाद लोगों को अक्षय ऊर्जा की तरफ हम लोग ले जा रहे हैं, पर्यावरण के संतुलन के लिए, उसकी स्थिति ठीक हो जाए। और उस पर जो समूचा काम हो रहा, तेजी से काम हो रहा, ये बीच में कोरोना वायरस के चलते जो स्थिति आई, काम बीच में रुका, ये और इसके लिए जो हम लोगों ने अभियान पूरा चलाया, हम तो पूरे बिहार में घूमे और हमने लोगों को देखा कि इसके लिए कितनी बड़ी संख्या में सभाओं में उपस्थित होते थे, और कोई स्थल को देखने हम चले जाते थे, वहां पर देखते थे हम कितने लोग आते थे। और धीरे धीरे लोगों के मन में ये बात आ गई कि पर्यावरण का संतुलन जरूरी है, और जल जीवन हरियाली अभियान को लोगों ने समझा। और जल जीवन हरियाली अभियान के लिए हम लोगों ने पूरा का पूरा चारों तरफ जो काम तो किया ही, योजनाएं तो बनाई गई, जिसका भी जिक्र हमने हर जगह किया, लोगों के बीच में प्रचारित किया गया। यानी जितने हमारे तालाब, पोखर हैं, आहर पईन हैं, वो सब, नलकूप को भी सब हम लोग भी करेंगे, सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार करेंगे, और कुओं और चापाकलों के समय बगल में सोख्ता का निर्माण करेंगे, छोटी नदियों और जंगल पहाड़ी क्षेत्रों में जल संरक्षण हेतु चेकडैम आदि संरचनाओं का निर्माण करेंगे। सरकारी भवनों में जो रूफ टॉप पर रहता रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रबंध करेंगे, और इसके लिए लोगों को भी प्रेरित करेंगे। और जितने ये सब काम किया गया, और एक योजना इसी में हम लोगों ने तय किया, जो हम शुरू से, आज से नहीं, बहुत समय से कह रहे थे। ये बात हमने सिंचाई विभाग को पहले भी कहा था, ये जो गया है और बोध गया, ये ऐतिहासिक भूमि है, निर्माण की भूमि, ज्ञान की भूमि, ये बोध गया और बोध गया है। और यहां पर पानी का संकट, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो हम लोग शुरू से चाह रहे थे, आज से नहीं,
कि गंगा नदी का पानी हम वहां तक पहुंचा दें ताकि ये दिक्कत नहीं हो। और फिर बाद में देखा कि राजगीर तक में जहां इतना कुंड है, कुंड की स्थिति खत्म होने लगी, तो राजगीर को भी पहुंचाया जाए, और बीच में नवादा पड़ता है तो वहां भी पहुंचाया जाए। तो इसके लिए भी इस जल जीवन हरियाली अभियान में हम लोगों ने गंगा जल उद्वह योजना, नए जल स्रोतों का सृजन, यानी और जल स्रोतों का सृजन, और उद्वह योजना, जो हम जल स्रोतों के सृजन की बात करते, कितनी बार हम तो एक दिन और बात हो रही थी तो हमने कहा कि भाई जो हमारे यहाँ बड़ी बड़ी नदियां हैं, एक को तो केंद्र ने स्वीकार किया है, अभी तो हम लोगों ने अनुरोध किया है कि इसको केंद्रीय योजना बनाइए, जिसका जिक्र आप लोगों ने कह दिया, ये कोसी और मिंजी। तो ये योजना तो स्वीकृत हो गया, अभी काम नहीं शुरू, हम लोग कह रहे वही करिए, चूंकि 2 लाख से भी ज्यादा 2,14,000 हेक्टेयर उसका है, तो वो एक अलग बात हम लोगों को करना है। लेकिन हम लोगों ने एक बात कही कि जो हमारे यहाँ की छोटी छोटी नदियां हैं, इसको हम लोग लिंक करें। नहीं तो वर्षा का पानी आता है, और अभी जिक्र कर रहे थे हमारे विजेंद्र बाबू, तो भाई कुछ नदी का पानी है जो बरसात में आता है, उसके बाद वो चला जाता है, सीधे कहीं चला गया गंगा नदी में और वहां से निकल गया। तो अगर हम लिंक करने की कोशिश करेंगे तो कम से कम पानी तो संरक्षित हो जाएगा बहुत हद तक, जो काम आएगा। तो जो हम लोग जल के स्तर को ठीक रखना चाहते हैं, भूजल स्तर जो नीचे चला जा रहा है, यानी पिछले साल हम लोगों ने आकलन किया दरभंगा तक में चला गया भूजल स्तर नीचे, अब ऐसी जगहों पर भी हो रहा है, और दक्षिण बिहार में तो जाता ही था। तो उसको देखते हुए जो हम लोगों ने ये अभियान की शुरुआत की और ये सब जो कहा, तो एक काम तो सिंचाई विभाग को करना है, और दूसरा काम जो इनको हम लोगों ने सौंपा है गया, बोधगया, राजगीर और नवादा के लिए, जिस पर काम शुरू हो गया दिखा रहे, उस पर हम कितना राउंड देख चुके हैं। शुरू में जो जल संसाधन विभाग है, इसमें तो योजना बनाने वाला लोग बैठता है, पता नहीं कैसा बैठता। अब हम बताए कि ये वहीं से जाएगा, ये मोकामा के पास से, तो इस शुरू में लोग पटना कह रहे थे, हम कह रहे पटना से नहीं जाएगा, तो ये लोग खोज लिया बख्तियारपुर के बगल में, तो हम हंसते रहे। लेकिन जब पूरा ये लोग आकलन किए तब इनको पता चला, जो हम बता दिए थे कि मोकामा के पास से पानी ले जाना पड़ेगा, तो कहे कि नहीं अब वहीं होगा। तो खैर वो हो गया। उसके बाद इसका क्या हुआ, तो देखा कि वहां से ले जाएंगे, ये राजगीर और गया, बोधगया के लिए जो पानी को स्टोर करेंगे, हम लोग कोई 12 मास पानी नहीं ले जाएंगे गंगा नदी का। ये बरसात के मौसम में 4 महीना पानी हम लोग यहां से ले जाएंगे, जो पानी चला जाता है समुद्र में, तो हम लोग ले जाएंगे और वहीं पर संरक्षित रखेंगे, और वो 12 महीना लोगों को पानी मिलेगा। तो इस तरह से योजना बनवाई गई। तो फिर देखा कि भाई ये क्या आप लोग बनवाए हैं, इसका रूट किधर से ले गए, तो रूट का इनको देखा, हमने कहा कौन बता दिया है ये रूट भाई। तब फिर चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे, एरियली हमने सर्वे करके इन लोगों को देख लिया कि क्या रूट बना रहे। तब हमने कहा इसका कोई मतलब है जी, पता नहीं योजना बनती है कि कौन लोग क्या करते रहते हैं। अब उसके लिए हमको फिर एरियली जा करके इन लोगों को बताना पड़ा कि देखिए ये रूट फॉलो करिए, इसी रूट को ले जाइएगा तो ये काम हो पाएगा। अब मुझे खुशी है कि एरियली रूट, हालांकि अभी हम तो छोड़ेंगे नहीं, हम तो तय कर चुके हैं 29 तारीख को हम फिर आपको जाएंगे और देखेंगे। यहां पर जो दिखा रहे हैं वो तो ठीक किया है, सबके लिए ठीक है, लेकिन मेरे लिए जब तक हम स्पॉट पर नहीं देखेंगे और सचमुच क्या कर रहा है और किस तरह से कर रहा है और कौन काम पहले कर रहा है, पता चला। एक बार जान लीजिए, मंत्री जी और सचिव महोदय दोनों को हम कह देते हैं, कभी कभी क्या होता है कि आप टेंडर दे देते हैं और जो काम शुरू होता है तो कुछ काम पहले हो जाता है और बाद में जो काम होता है वो पेंडिंग रह जाता है, पैसे का दुरुपयोग हो जाता है। इसलिए हमने शुरू से बताया। तो हम तो अभी चल ही रहे देखने के लिए कि जो काम कहां हुआ, और फिर जो पानी जहां जहां रखना है उसके लिए हम बराबर करते रहते हैं। उसमें जमीन का एक्विजिशन हो रहा है, एक एक चीज हो रहा है। हमने कहा कि उसके लिए वन विभाग की अनुमति मिल गई, वो सब हिसाब राजगीर में और गया के लिए। तो उसके लिए 2 जगह जो बनने वाला है वो सब भी हम जाकर के देखेंगे कि आखिर किस स्थिति, कौन ने स्पॉट को देखा है बताइए।
तो फिर ले जाकर के हम उसको देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। गंगा जल जो वहां पहुंचाएंगे और लोगों को कितनी बड़ी राहत मिलेगी। कितने लोग आते हैं गया में और बोध गया में बाहर से भी। और ये राजगीर में क्या हुआ है साहब, कितना इंस्टीट्यूशन बन गया। अब जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसका भी सृजन हो गया, यानी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। वो कोई राज्य का नहीं या देश का एक कोई छोटा यूनिवर्सिटी नहीं है, उसमें दुनिया भर के लोग आएंगे। और वो भी लगभग उसका पूरा निर्माण का कार्य चल रहा है। वैसे यूनिवर्सिटी तो कई साल पहले से राजगीर में राज्य सरकार ने जगह दे दिया, वहां पर चलता, वहां धीरे धीरे जाएगा। उसके लिए पानी की जरूरत है। फिर हम लोगों ने जो ये पुलिस के ट्रेनिंग का सेंटर बनाया बिहार का, कितने बड़े पैमाने पर वहां ट्रेनिंग का इंतजाम किया है। जाकर के देख लीजिए कितना सुंदर बिल्डिंग बना है, आप देख लीजिए। अब उसका और विस्तार हमने किया है कि सिर्फ जो ये दरोगा लोग होंगे उनके लिए ही नहीं, बल्कि पुलिसमैन के लिए भी वहां पर ट्रेनिंग का काम होगा। लेकिन आप जान लीजिए राजगीर में होने के कारण वहां पर पानी का संकट है, तो ये पानी जब राजगीर में जाएगा तो वहां भी जाएगा। और वहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सब क्रिकेट स्टेडियम से लेकर के हर चीज बना रहे हैं, इंस्टीट्यूशन बनवा रहे हैं, तो उन सबों के लिए भी जाएगा, वहां के नागरिकों को भी मिलेगा। और जो जितनी बड़ी संख्या में लोग टूरिस्ट आते हैं उन सब लोगों को मिलेगा। तो इसका कितना बड़ा फायदा होने वाला। इसलिए हम लोगों को जरूरत इस बात की है कि तेजी से इस काम को कीजिए। और इस काम को देखने के लिए तो हम चलेंगे ही। और मुझे खुशी है आप लोगों ने जो नक्शा दिखाया भाई, देखने में तो ठीक लग रहा था। हम ऐसा मत समझिए कि हम संतुष्ट नहीं है। जो आप लोगों ने जो दिखाया वो सब तो अच्छा लग रहा था, लेकिन वहां चल करके फिजिकली देखेंगे। और हमको लगता है कि आप लोगों को जल संसाधन विभाग को यह मंजूर होगा कि 29 तारीख को हम चले और स्पॉट पर देखें। और आप जहां से पानी चल रहा है मोकामा के एरिया से लेकर के और गया तक, जहां तक भी पानी का स्टोरेज किया जाएगा, हर जगह हम चलेंगे स्पॉट पर ही, वहीं पर जाकर के इसको देखेंगे। 2 बार हम लोग देख चुके हैं, 3 बार। और जल जीवन हरियाली अभियान के सिलसिले में जो हम लोग गए थे गया, तो गया में ही कैबिनेट की मीटिंग में इसका निर्णय लिया गया, जिसका आप लोगों ने जिक्र किया। और हमने वहां पर आम सभा में भी इस बात का ऐलान किया था कि हम गंगा नदी का जल पहुंचाएंगे। लोगों को कितनी खुशी हुई थी। तो इसलिए इस काम को हम लोगों को करना है। तो ये जो जल जीवन हरियाली अभियान का मिशन मोड में काम हो रहा है उसका अंग है। और जल संसाधन विभाग को यही एक काम है। इसके अलावा बाकी लघु जल संसाधन को है। और आपको भी देखना चाहिए ये जो छोटी नदियां, जंगल, पहाड़ी क्षेत्रों में जल संरक्षण हेतु चेकडैम आदि संरचनाओं का निर्माण जो है, इसको भी आप लोग भी देखिए। लघु जल संसाधन के लोग भी देख रहे हैं, आप लोग भी देखिए। तो ये सब काम हो रहा है। और अभी मुझको इस बात के लिए खुशी है कि अभी लघु जल संसाधन विभाग ने एक दिन इसके बारे में जो सब कुछ करवाया है, जिसका उद्घाटन करवाया है, अनेक जगहों पर ये करीब करीब लघु जल संसाधन विभाग ने 1093 योजनाओं का कार्य पूर्ण किया और उसका उद्घाटन करवाया है। लोकार्पण 10 अगस्त को करवाया। इसमें 708 तालाब पोखर, 366 आहर पईन और 18 चेकडैम तथा 1 उद्वह सिंचाई योजना इसमें शामिल है। इसको किया गया। अभी आप जान लीजिए कि कितना ज्यादा इससे फायदा होने वाला है। भूजल स्तर ठीक होगा और आप जो इसके लिए काम करिएगा, जल के संरक्षण के लिए जो जिम्मेवारी है उसको भी आप इस काम को पूरा करिएगा। इसको हमको पूरा भरोसा है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि आप जान लीजिए आपको तो काम करना है, लेकिन जो हरियाली के लिए वृक्षारोपण करना था हम लोगों को 9 अगस्त को, और चूंकि कोरोना वायरस हो गया तो इसको 5 जून से ही शुरू कर दिया गया। 2,51,00,000 वृक्षारोपण का लक्ष्य था और 9 अगस्त तक 3,47,00,000 वृक्षारोपण का काम पूरा किया गया। तो आप समझ सकते हैं, कोई जानता नहीं है कि बिहार में अवेयरनेस कितना लाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आप जरा कल्पना करिए। और जल जीवन हरियाली अभियान के लिए जो हम लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई, कितनी बड़ी मानव श्रृंखला हुई। दुनिया में आज तक ऐसी कोई मानव श्रृंखला हुई है? 5,16,00,000 से अधिक लोग मानव श्रृंखला में शामिल हुए 19 जनवरी को इस साल 2020 में।
18,000 किलोमीटर से लंबी मानव श्रृंखला। अब बताइए, सब काम होता, लेकिन कुछ लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है अवेयरनेस के बारे में। और हम एक दिन और बोल चुके हैं, ये बात जान लीजिए, इतनी बड़ी चीज की चर्चा बिहार के बारे में, जो पॉजिटिविटी है, इसकी चर्चा नहीं की जाती है बाहर, इसकी चर्चा नहीं की जाती है बाहर। अभी कोरोना वायरस के बारे में बिहार के खिलाफ कितना हो रहा था। अब आजकल कोरोना वायरस हमारे तो बैठे हुए हैं स्वास्थ्य मंत्री जी भी, अब क्या स्थिति हो गई, कितना इंप्रूवमेंट है। तो जब इंप्रूवमेंट हो रहा था बाहर कोई खबर नहीं छप रहा, जब इंप्रूवमेंट हो रहा तो कुछ नहीं। तो उसी तरह से इस चीज के मामले में हम लोग जो काम कर रहे हैं, आप जरा बताइए, पर्यावरण के प्रति इतनी जागृति कहीं किसी और राज्य में इस प्रकार से किया गया? हम लोगों ने किया, इसको पूरे तौर पर इग्नोर कर दिया जाता है कि कौन काम हो रहा है। लेकिन हम लोगों ने तो एक एक चीज के लिए सब काम किया है, हर चीज के लिए काम कर रहे हैं। और गरीब है राज्य हमारा, लेकिन फिर भी कहां, जब हम लोग आए थे तो 23,000 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा का बजट होता था। अब हमारे उप मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी हैं, अब क्या हो रहा है, अब 2 लाख से भी ज्यादा का बजट हम लोग कर रहे हैं। अब इस साल थोड़ा हर जगह पूरे दुनिया में स्थिति है कोरोना वायरस के चलते, सब जगह की स्थिति है, बिहार की भी स्थिति थोड़ी होगी, एक दूसरे तरह की है आर्थिक स्थिति, लेकिन कुल मिलाकर के देख लीजिए तो हम लोग गरीब राज्य के कल्याण के लिए काम करते हैं। लेकिन पता नहीं क्या क्या प्रचार होता, उल्टा पुल्टा ऐसी ऐसी बातों का प्रचार किया जाता है, झूठी बातें कही जाती हैं, कितने तरह की बात होती है। अब आज तो खैर जल संसाधन का है, इसलिए आज हम इसको ज्यादा, चूंकि जल जीवन हरियाली अभियान की बात थी और इससे रिश्ता आप देते हुए आपने एक सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन किया। और सबसे बड़ी चीज है जो काम आप लोगों के जिम्मे दिया गया, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने जो आज उद्घाटन करवाया, बहुत धन्यवाद। शिलान्यास जो 7 योजनाओं का किया उसको भी समय पर कीजिएगा। लेकिन ये तो इसका कार्यारंभ हो चुका है, जो जल जीवन हरियाली मिशन का अंग है, गंगा उद्भव योजना, जो पानी पहुंचाना, तो हम सब लोगों के लिए हर योजना महत्वपूर्ण है। और सारे हमारे सभी साथियों ने, लोगों ने अब पूरी की पूरी चर्चा कर दी कि जितना काम सिंचाई के क्षेत्र में हुआ है, मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से क्या क्या हुआ है, अब आगे जो हम लोग जो करने वाले हैं, आप बताइए कि सब जगह जो हम लोग जो काम करने वाले हैं, तो ये आप सब लोगों को मालूम ही है कि हम लोगों ने एक एक काम जो हुआ है, जो कोसी नदी का पश्चिमी तटबंध, और उसके लिए हम लोगों ने बड़े पैमाने पर योजना की स्वीकृति दे दी है। अब उस पर आप लोगों का शायद टेंडर अंतिम चरण में है, तो फाइनल हो रहा है, तो वो काम शुरू होगा। तो आप जरा सोच लीजिए कि कैसी लोगों की परिकल्पनाएं थी, और उसको हम लोग पूरा करेंगे। तो हर जगह ये पूरा का पूरा काम, और आज आप बता रहे हैं कि आपके तटबंध के ऊपर से रोड जा रहा है अनेक जगहों पर, तो कितना काम हो रहा है। आज पुनपुन की कहानी कह रहे, तो पुनपुन नदी के दोनों तरफ ही कोई आज से है, उसका भी आप लोगों ने सुदृढ़ीकरण कर दिया है। तो अनेक योजनाएं जो आपने की है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन हम एक ही बात कहेंगे कि भाई, जो भी योजना चल रही है, उस योजना का हमेशा पूरे तौर पर देखभाल करिए, ताकि ससमय ये काम पूरा हो। ये हम आपसे आग्रह करेंगे। और दूसरा, इन दिनों तो एक बाढ़ का समय है, तो उस स्थिति में जो आप काम कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। लोगों ने जो हमको बताया, आप लोगों ने था एक दिन, कि लोगों ने जो रिपोर्ट किया और उसके हिसाब से आप लोगों ने उसको देखा, तो करीब 380 या कितना आपको रिपोर्ट आया, उसमें से 300 से ज्यादा जगहों पर आप लोगों ने काम पूरा कर दिया है। इसी सीजन में जो कहीं से खबर आई कि यहां पर ये नुकसान हो रहा, वहां पर वो नुकसान हो रहा, तो इतना तेजी से काम इसके लिए भी जो कर रहे हैं आप लोग, तो मैं इसके लिए भी आपको बधाई देता हूं। लेकिन ये हम लोगों के लिए, बिहार के लिए, और एक बात जान लीजिए, अगर
आगे का हम लोगों का सपना है, और सिर्फ सपना नहीं है, हम सपने को साकार करने में लगे रहते हैं। तो हम लोगों का उद्देश्य अगला है, और वो क्या है? हर खेत तक सिंचाई का पानी हम लोग पहुंचा देंगे अगली बार मौका मिलेगा तो ये कोई मामूली बात नहीं, इसमें जल संसाधन की भी भूमिका है। और ये जो हम लोग पर्यावरण की बात कर रहे हैं, और जो ऊर्जा क्षेत्र के माध्यम से जो काम हो रहा लोगों के लिए, किसानों को जो लोगों से मांगा गया, पिछले साल जून महीने तक लोगों ने दिया, इन लोगों ने आधा से ज्यादा भी काम पूरा कर दिया है, और बाकी उस काम को जारी रखे हुए, और भी जिनकी इच्छा होगी उन तक भी उनको बिजली का कनेक्शन देंगे, सिंचाई के लिए भी। तो ये सब काम जो हो रहा है, तो अल्टीमेटली हम लोगों को हर खेत तक सिंचाई के लिए हम लोगों को पानी पहुंचाना। तो इसलिए आप सब लोगों के मन में, तब जबकि ये पूरा का पूरा संकटग्रस्त राज्य है जिसका हमने जिक्र कर दिया। अब देख लीजिए, देश का 17.2% जो यहां पर बाढ़ से प्रभावित होता है देश का, आप सोच लीजिए। तो ऐसी स्थिति में भी हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बार तो हम चले गए थे देखने, और जो हमने देखा कि भाई जो नेपाल बॉर्डर है, नो मैंस लैंड है, और वहां पर भी जो बांध था उसको भी ठीक करने में उधर से बाधा आ रही थी, तो लोगों ने उसको थोड़ा सा पीछे शिफ्ट करके किया ये काम। तो इस सब के बावजूद जो काम किया गया, हमको स्थल देखने का मौका, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बैठक बुलाई थी, तो उस बैठक में भी हमने इस बात का जिक्र कर दिया था कि किस तरह से बॉर्डर एरिया में हम लोग को नेपाल से ही कितनी ज्यादा परेशानी होती है। और जो ये ट्रेजेडी हुई, कोसी ट्रेजेडी 2008 की, तो नेपाल के कारण, वहां पर अगर काम समय पर करने दिया जाता तो 2008 में वो नौबत नहीं आती। तो इस बार भी सब लोग लगे हुए हैं, और हम अभी जाकर के कोसी का, हम उस इलाके से सब जयनगर और सब इधर भी जाकर के हमने सुपौल के एरिया में भी पूरे तौर पर इस बार भी जाकर के हम लोगों ने देखा है, और सब आप लोग सजग और सचेत हैं। तो मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। और इस योजना का आपने आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और यही मैं उम्मीद करता हूं कि काम को पूरी मुस्तैदी के साथ ससमय पूरा करेंगे। और बाढ़ से संबंधित जितना इलाका है, लगभग 28 जिले में कभी भी हो सकता है, साउथ बिहार में कभी भी आ सकता है, अनेक जिलों में। गंगा नदी की स्थिति होगी तो क्या स्थिति आएगी, 12-13 जिले में स्थिति आ जाएगी। टाल का इलाका है, कई इलाके हैं जो सबके लिए, और टाल के इलाके के लिए भी आप लोगों ने काम करने का अपना एक तरह से उसको अंतिम रूप दे रहे हैं। एक हिस्सा तो जब ललन जी ही रहे तो उसी समय इन्होंने प्रारंभ किया, और एक हिस्सा अब जल्दी से जल्दी उसको स्वीकृति मिलने जा रही है। तो हर प्रकार से हर जगह के लिए हम लोग उनके सुविधा के लिए, उनको लाभ के लिए जो भी संभव है वो करने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग जो इसमें शामिल हुए, मैं पुनः आपको बधाई देता हूं। और खास करके हम यहाँ पर हजारिका साहब को जो इस मीटिंग में शामिल हुए हैं, मैं उनको विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूं कि भाई जो अब ये हम लोगों का ये कार्यक्रम होने वाला है, ये फिजिकल मॉडलिंग सेंटर, अब इस सब को जरा सा देखते रहिए आप लोग, ठीक ढंग से हो जाए और उसका सबको लाभ मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देते हुए और आप सब लोगों का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस अवसर पर अपना मार्गदर्शन